नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे बिजनेस स्टडी में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के सिद्धांत और उसकी प्रकृति। देखें, पहला है, हमारी बात चल रही थी बिजनेस स्टडी में कि मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है? ये हमेशा से लड़ाई होती रही है आज तक कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। इसका कोई आज तक जवाब लोगों को नहीं मिल पाया। कुछ लोग समझते हैं ये आर्ट है, कुछ लोग समझते हैं ये प्रोफेशन है, कुछ लोग समझते हैं ये साइंस है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए आपके हिसाब से ये क्या है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किन किन पॉइंट के आधार पर हम ये साबित कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है एक आर्ट है या एक साइंस है या फिर एक प्रोफेशन है। वो सिद्धांतों को लेकर चलेंगे जिससे साबित होता है कि ये एक आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है और साइंस भी है। क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ पूछी जाएंगी कि मैनेजमेंट, साइंस और आर्ट, दो चीज़ पूछी जाएगी। मैनेजमेंट पूछा जाएगा, साइंस और प्रोफेशन। तो साइंस और प्रोफेशन के बारे में, दो के बारे में पूछा जाएगा, तीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हो सकता है होम एग्जाम में टीचर पूछ ले, होम एग्जाम में वो पूछ सकते हैं कि ये क्या है। तो देखें ध्यान से, मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। तो पहले दिया है मैनेजमेंट एज ए आर्ट। अगर हम मैनेजमेंट को आर्ट माने, क्या माने? आर्ट। तो आर्ट के रूप में पहला जो हम जिस बेस को लेते हैं वो है एक्सटेंस ऑफ थ्योरिकल नॉलेज। कि जो एक्सटेंस है थ्योरिटिकल नॉलेज का, यानी आर्ट में क्या होता है, थ्योरिटिकल हमें पढ़ना पड़ता है, थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है। आर्ट है, मान लीजिए मैं कलाकार हूँ तो मुझे अभिनय के बारे में सीखना पड़ेगा। अगर संगीतकार हूँ तो संगीत में कौन कौन से राग हैं, कौन कौन से स्वर हैं, सारी चीज़ों को पहले थ्योरी से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मैं गाना गाना शुरू कर दूँ। तो इसके लिए हमें सारी जानकारी करनी पड़ती है, यानी थ्योरिटिकल नॉलेज को क्रम से हमें पढ़ना और समझना पड़ता है, तब हम एक आर्टिस्ट बन पाते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में भी हमें बहुत सारी थ्योरिटिकल नॉलेज मिलती है। इसमें भी हमको थ्योरी पढ़नी पड़ती है। जब हम थ्योरी को समझ पाते हैं तो फिर हम प्रैक्टिकल नॉलेज को पा पाते हैं। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो आर्ट है वो क्या है, वो जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक आर्ट है। क्योंकि इस पॉइंट से साबित होता है एक्सटेंस ऑफ थ्योरिटिकल नॉलेज। आर्ट में थ्योरिटिकल नॉलेज होती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी थ्योरिटिकल नॉलेज होती है। मैंने बता दिया है, एक कलाकार बनने के लिए आपको अभिनय पढ़ना पड़ेगा। अभिनय में आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से मूड होते हैं। कभी अच्छा मूड होता है, कभी आश्चर्य होता है, कभी क्रोध होता है, कभी कुछ होता है, कभी शोक होता है। तो वैसे ही आपको पढ़ना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से रिएक्शन करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट आप जाकर हीरो बन जाए या हीरोइन बन जाए। तो आर्ट में भी हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है, वैसे ही प्रबंध में भी हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है। जब प्रबंध की थ्योरी को हमें पढ़ना पड़ता है तब हम मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। अगला है, दूसरा पॉइंट दिया है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज यानी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। कला में आदमी की सोच के आधार पर अभिव्यक्ति होती है। कोई एक चीज़ को कैसे दिखा सकता है, कोई उसी चीज़ को कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे तरह से बता सकता है। यानी इसमें आदमी की अपनी अंतरात्मा भी शामिल होती है, अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होती है। जैसा व्यक्ति सोचता है वो वैसा ही लोगों को दिखाता है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी ऐसा है। मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही चीज़ों को मैनेज करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी पर्सनल एप्लीकेशन लागू होती है, वैसे ही आर्ट में भी पर्सनल एप्लीकेशन लागू होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है। अब तीसरा पॉइंट दिया है इन्होंने, बेस्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और क्रिएटिविटी। जो कला होती है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने के बाद आधारित होती है, वैसे क्रिएटिविटी नई नई चीज़ों पर आधारित होती है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी ये दोनों चीज़ें होती हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, तरह तरह के प्रयोग करते हैं मैनेजमेंट में भी। कैसे जहाँ रख दो कि वहाँ रख दो, कि जहाँ अच्छा लगेगा कि वहाँ अच्छा लगेगा, कैसे की व्यवस्था जहाँ से कर लें कि वहाँ से कर लें, इस दुकान को यहाँ खोलें या वहाँ खोलें। जो नई सोच होती है उसका कला में भी नई सोच का प्रयोग होता है, वैसे ही हमारे मैनेजमेंट में नई सोच का फायदा
व्यापारी को मिलता है, एक प्रबंधक को मिलता है। इसलिए कहते हैं नई सोच हमेशा रखनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर नई सोच नहीं होगी, सब चीज़ें पुरानी हो जाएंगी तो लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा मैनेजमेंट हो चाहे आर्ट हो, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नई नई चीज़ों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है, क्योंकि इसमें भी जो ये आधारित है आर्ट, वो काय पर आधारित है, एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोगों पर आधारित है, और नए नए प्रयोगों पर, नई नई सोच पर आधारित है। तो प्रबंध भी नई नई सोच और प्रयोगों पर आधारित है। अगला है इसका रूप एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस, साइंस के रूप में। अगर हम साइंस के रूप में बात करें तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या होती है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। साइंस क्या होती है? क्रमबद्ध ज्ञान का समूह होता है। क्रमबद्ध ज्ञान के समूह को हम विज्ञान कहते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप। विज्ञान में क्या होता है? पहले आपकी परिकल्पना होती है, क्या होती है? परिकल्पना, परीक्षण होता है, फिर अंत में क्या होता है? परिणाम होता है, निष्कर्ष होता है, तब जाकर हम कह पाते हैं कि ये प्रयोग सफल हुआ। वैसे ही हम कॉमर्स में भी यानी मैनेजमेंट में भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, क्रमबद्ध ज्ञान होता है। एक के बाद हम एक के बाद ही बी लाते हैं, बी के बाद ए नहीं लाते, ए के बाद ही बी, यानी एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हम प्रयोग करते हैं। विज्ञान में भी एक सिस्टमेटिक, मैनेजमेंट में भी जैसे विज्ञान में सिस्टमेटिक नॉलेज होती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है और होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है वो एक विज्ञान भी है। अगला दिया है नीचे, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। आप अपनी किताबों में देख सकते हैं प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल, कि जो विज्ञान के जो प्रयोग होते हैं, जो प्रिंसिपल और सिद्धांत होते हैं विज्ञान के, वो प्रयोगों के आधार पर होते हैं। यानी विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वो बहुत सारे प्रयोगों के बाद बनाए जाते हैं। वैसे ही जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो भी बहुत सारे प्रयोग के बाद, लगातार कई परीक्षणों के बाद बनाए गए हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। क्यों है मैनेजमेंट साइंस? क्योंकि साइंस में प्रयोग करके सिद्धांत बनाए जाते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी बहुत बार प्रयोग करके परीक्षण करने के बाद ही सिद्धांत बनाए गए हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, वो विज्ञान है। तीसरा दिया है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी कि हर देश में, हर जगह, पूरे ब्रह्मांड में इनके सिद्धांतों को माना जाता है। साइंस के सिद्धांतों को पूरे ब्रह्मांड में माना जाता है। सब जगह CO2 कार्बन होती है, कहीं O2 नहीं होती, या हमारा कोई दुश्मन देश है, मैं ऐसा नहीं है कि विज्ञान के सिद्धांतों को नहीं मानता हो, वो भी विज्ञानों के हमारे सिद्धांतों को मानता है। वैसे ही मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं वो भी पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे यूनिवर्स में उनका प्रयोग किया जाता है। सभी के लोगों के द्वारा उन्हें स्वीकृत किया गया है, सभी लोग उसे मानते हैं। जो मैनेजमेंट हम यहाँ लगाते हैं अपने देश में, इंडिया में, वही पाकिस्तान में भी लगता है, वो चीन में भी लगता है, और वो अमेरिका में भी लगता है। यानी जितने भी देश हैं, सेम मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो सभी देशों में पाए जाते हैं। इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी पूरे यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से इन्हें मान्यता प्राप्त है इन सिद्धांतों को। वैसे ही जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनको भी पूरे ब्रह्मांड से मान्यता प्राप्त है। तो ये बता दिए साइंस के रूप में। अब मैं आपको बताऊंगा एक प्रोफेशन के रूप में, तो थोड़ा वेट करें, जैसे मैं जानता हूँ। प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन के रूप में मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। एक सेकंड, देखिए पॉइंट जो दिए गए हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। पहला पॉइंट दिया है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी
जो प्रोफेशन होता है वो कैसा होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान है, इसमें जो ज्ञान बताया गया है, जो सिद्धांत बताया गया है, वो उन्हें अच्छी तरह से समझाया गया है, अच्छी तरह से लोगों को बताया गया है। वैसे ही हम कह सकते हैं विज्ञान जो मैनेजमेंट है उसमें भी सारी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से बताया जाता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की आवश्यकता होती है ताकि लोगों को समझ में आए और वो उन्हें अप्लाई कर पाएँ। उन्हें वो अप्लाई कर पाएंगे तभी हम समाज की सेवा कर पाएंगे, देश का लाभ उठा पाएंगे। तो इसे हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन में होता है, वैसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। दूसरा है बी पॉइंट दिया है आपके, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री यानी अवरोधित प्रवेश। अवरोधित प्रवेश का मतलब है इसमें हर कोई प्रवेश नहीं पा सकता। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आप मैनेजमेंट के या प्रोफेशन के किसी डिग्री को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे डॉक्टरी एक पेशा है, टीचिंग है, टीचिंग के लिए बीएड करनी पड़ती है, और डॉक्टर के लिए एमबीबीएस बीएमएस कम से कम बीएमएस की परीक्षा पास करनी पड़ती है। आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ता है। जो व्यक्ति एंट्रेंस एग्जाम पास करता है वही एमबीबीएस की परीक्षा में बैठ सकता है, जो बीएड की परीक्षा कर सकता है वही टीचिंग में जा सकता है, जो एलएलबी सी तो आप चलिए क्लैट एग्जाम पास कर सकता है वही जज वगैरह के लिए तैयारी कर सकता है, वही जज बन सकता है। तो अवरोधित प्रवेश का मतलब ये है कि इसमें हर कोई प्रवेश नहीं ले सकता, वही व्यक्ति प्रवेश ले सकता है जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू पास हो जाता है। तो मैनेजमेंट में ऐसा है, वही प्रोफेशन में भी ऐसा ही है, सेम है। ऐसे ही मैनेजमेंट के लिए एमबीए की डिग्री करनी है तो उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम करना है, बीबीए करना है तो उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम करना पड़ता है। और मेट है, कई एग्जाम ऐसे हैं जिनमें हमें अवरोधित सीधे इसका प्रवेश नहीं मिलता, बल्कि कई एग्जाम के थ्रू जाना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे प्रोफेशन में अवरोधित प्रवेश है यानी हर कोई नहीं बैठ सकता, परीक्षा पास करने वाला व्यक्ति ही एक प्रोफेशनल बन सकता है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट की परीक्षा पास करने के बाद ही व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है, अपने मन से नहीं। अगला है पॉइंट प्रोफेशनल एसोसिएशन, सी प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी हमारे प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है प्रोफेशन के लिए, जैसे डॉक्टर की होती है एम्स है, और बीएड के बाद के बार वकीलों की बार काउंसिल है, क्लैट है। ऐसी प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, वैसे ही मैनेजमेंट के लिए भी मेट होती है। क्या होती है? मेट। और कई संस्थाएं जो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कराती हैं इनकी भी एसोसिएशन होती है। और एसोसिएशन में क्या रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। एक जज वकील बनने से पहले बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, क्योंकि वो बार एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, बार कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? बार एसोसिएशन में जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक आप वकीलात नहीं कर सकते। वैसे ही एमबीबीएस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जब तक वो एम्स में ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते तब तक वो मेडिकल की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, दुकान नहीं खोल सकते हैं। खाली एमबीबीएस की परीक्षा पास करके वो सीधे डॉक्टर नहीं बन सकते, उसे उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जैसे प्रोफेशन में एसोसिएशन होती है, वैसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी बहुत सारी एसोसिएशन होती हैं जिनके रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे CA है, आपके CS है, इनके भी प्रतियोगी परीक्षा देनी पड़ती है, फिर इनके बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तब CA CS ICWA व्यक्ति अपनी प्रैक्टिस कर पाता है, उससे पहले नहीं कर पाता। तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन और मैनेजमेंट एक ही बात है, यानी मैनेजमेंट ही प्रोफेशन है। अगला है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, D। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता, नैतिक आचार संहिता, यानी नैतिकता। कानून तो होता ही है, कानून तो अपने ये काम करता है, लेकिन व्यक्ति की नैतिकता भी होती है। हम कुछ चीज़ मिलावट तो नहीं कर रहे। वैसे डॉक्टर होता है,
डॉक्टर एक महिला का भी उपचार करता है, पुरुष का भी उपचार करता है, लेकिन जब महिला का उपचार करता है तो उसके दिमाग में अपनी बेटी की तरह, अपनी पत्नी की तरह ही विचार होते हैं और दूसरे विचार नहीं आते। इसे कहते हैं नैतिकता। क्या है? नैतिकता। उसे कोई नहीं देख रहा होता, रूम बंद है, माँ को क्या दवाई कर रहा है, क्या इलाज कर रहा है, तमाम ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। वकील है, वकील, अब डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो डॉक्टर आपको क्या दवाई दे रहा है, ये उसकी नैतिकता पर है। आप क्या कर रहे हैं, आपकी बात को अच्छी दवा दे रहा है, खराब दवा दे रहा है, ये सब आप उस पर भरोसा करके विश्वास करते हैं, तो ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हम बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं, बेचते हैं, मैनेज करते हैं। हम जो चीज़ बेच रहे हैं समाज में वो अच्छी है या बुरी है, व्यक्ति हमारे ऊपर पूरी तरह से भरोसा करके हमसे लेता है। तो इसी में भी मैनेजमेंट तभी अच्छा होगा जब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होगा। हम भाई कोई चीज़ बनाएंगे तो हमारा नैतिकता है, हम अच्छा बेचें या बुरा। अगर अच्छा बेचेंगे तो लोग ज़्यादा लेंगे, बुरी चीज़ बेचेंगे तो कुछ दिन बाद हमारा व्यवसाय बंद हो जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसमें भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। इस आधार पर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। फिर है लास्ट सर्विस मोटिव, ई। लास्ट पॉइंट है सेवा का उद्देश्य, सर्विस मोटिव। यानी प्रोफेशन में मुख्य क्या होता है, सेवा करना होता है और बदले में फीस लेते हैं। मुख्य जितने भी प्रोफेशन पद हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वकील हैं, जो भी प्रोफेशन है उसमें उनका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की सेवा करना होता है और बदले में, सेवा की बदले में उसकी फीस ग्रहण करना होता है। वैसे ही मैनेजमेंट को भी हम कह सकते हैं कि इसमें भी मैनेजमेंट का जो उद्देश्य होता है वो भी सर्विस करना ही होता है और बदले में फीस लेना होता है। चाहे वो सी हो, ICW हो, तुम्हारे CS हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, वो सेवा करते हैं व्यवसायियों की और उनसे बदले में फीस लेते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन है। सर्विस मोटिव है, इसमें भी सर्विस करते हैं। CA क्या करता है, बिजनेसमैनों की सर्विस। डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट की सर्विस करता है, सेवाएं करता है। तो सेम सर्विस कर रहा है, इसमें भी प्रॉफिट मोटिव मैच कर रहा है हमारा, कि दोनों में जो सर्विस मोटिव है दोनों में एक सा ही है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, वो भी एक प्रोफेशन है। धन्यवाद। मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8607416041 पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप है ही, उसमें भी पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि मोबाइल वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो वीडियो पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन बाद में आप कर सकते हैं और अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आने हमारे